वो शूटरों शर्म करनी चाहिए थी। किसके कहने पर तुम ये कर रहे हो? एक बंदा साबित कर दे कि जुवैद भट्ट सूद लेता या देता था, हम जुवैद भट्ट का कत्ल माफ कर देंगे। हमारे खानदान के 3 मेन बंदे ही मरवा दिए। बंदे मार गए तो बंदे उन्होंने मारे हैं, बंदे मारे बाबे नहीं फेने। इनसे बेहतर ताजर मैंने नहीं देखा जितने ये शरीफ आदमी थे। रिज़्क के लिए लोगों को कहता है यहाँ पे लगा लो, यहाँ ना पट्टा। रेडी बानों ने ये कहा कि आज हम बिल्कुल लवारस हैं, यतीम हैं। कई बंदे उनके पैसे जुवैद भट्ट साहब के खा गए, उन्होंने वापस ही नहीं लिए। भाईजान ने इतना प्यार करते थे कि यार जाते थे सामान लेने और चलिए बैठ चलिए। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान इस वक्त ब्रांचेस रोड के ऊपर आपकी खिदमत में नाज़रीन हूं। जुवैद भट्ट का कत्ल एक मुअम्मा बन चुका है। तफ्तीश चेंज पर चेंज होती चली जा रही है। अब पैनल ऑफ ऑफिसर के नाम के ऊपर एक नई जेडी बन चुकी है। हजारों लाखों यूट्यूबर्स और नाम नेहाद दानिशवर फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ थर्ड पार्टीज के ऊपर जुवैद भट्ट के ऊपर ऐसे बहाना और ऐसे खतरनाक इल्जामात की बौछार कर रहे हैं कि जिनको सुनने के बाद एक दफा दिल मुंह को आ जाता है कि कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है और वो अल्लाह ताला की रहमत में भी चला गया है। नाज़रीन, उनके बारे में सूदखोर कहा जाता है, टीफी भट्ट का एजेंट कहा जाता है। टीफी भट्ट क्या करता था, क्या करवाता था, सारे मामलात जुवैद भट्ट हैंडल करता है। ये लोगों का अपना चूरन बेचने की खातिर एक बनाया हुआ सेंटेंस है जो बोलकर वो अपनी बाजार को गर्म करते हैं। हकीकत क्या है ये जानने के लिए ब्रांचेस रोड पे आया, आवाज दी कि क्या कोई शख्स है जो जुवैद भट्ट के बारे में बता सके कि दर हकीकत जुवैद भट्ट है कौन। नाज़रीन, यहां पर खुदा की कसम एक दुकान में हमने रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने पूरी दुकान ही हमारे वाले कर दी। ये सारे दोस्त यहां पर पहुंच गए और बाहर एक जमे गफीर है जो हमसे बात करना चाह रहा है। गर्मी होने की वजह से हम किसी की दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ ब्रांचेस रोड के वो बिजनेसमैन कम्युनिटी बैठी हुई है जो अरबों करोड़ोंपति हैं, जो मुल्की मईशत में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप यकीन जानिए कि ये मार्केट ना सिर्फ मुल्क की हद तक बल्कि बड़े सगीर की एक तवाना तरीन मार्केट है। आइए इनसे सख्त से सख्त सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जुवैद भट्ट साहब टीफी भट्ट के आलाकार थे? बिल्कुल नहीं। सूद के लिए बंदों को घेरते थे? मेरी बात सुने, अभी आपने एक बात की है, एक स्टेंस पैदा करने के लिए ये लोग नेगेटिव बनाते हैं कि ये सूद खोर थे, अपने व्यूज लेने के लिए, लवर लेने के लिए। देखे मेरी बात, सूद की बात अगर आप करते हैं जुवैद भट्ट की, मैं रोजे मैशर भी कसम दूंगा। कसम देने से पहले अपना नाम बताएं। शेख मोहम्मद अख्तर। शेख मोहम्मद अख्तर जी जी, ठीक है ठीक है, मैं कसम देता हूँ जुवैद भट्ट सूद से नफरत करता था। सूद लेना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, मेरा उनसे तल्लक सन 79 का है, 1989 का। उस वक्त भी वो नमाजी था, जिंदगी में कभी मैंने उसको खत करवाते हुए देखा, शेप करवाते हुए नहीं देखा। वो 79 का 79 का तल्लक है, 79 कह रहा हूँ मैं। 79 45 साल हो गए, ये 45 साल है, 45 ईयर्स। ये जो कत्ल हुआ ये नाहक कत्ल है, बिल्कुल नाहक कत्ल है। देखो शरीफ आदमी, वो शूटरों शर्म करनी चाहिए थी। किसके कहने पर तुम ये कर रहे हो? आज फिर रुला दिया मुझे तूने। वो मेरा भाई था यार, हमारा तो वो यकीन करे गरीब परवर ऐसा दोस्त था। वो यार उसको छुरी नहीं पकड़नी आती थी, मेरे साथ वो मजाक करता था तो मैं कहता पहले छुरी पकड़नी तो ठीक। वो सेब काटने वाली किसी दोस्त की शॉप पे बैठे हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कुछ यूट्यूबर के वो सूद देकर लोगों को इतना मफलूज कर देते थे कि घर के खानदान के फर्द भी लिखवा लेते थे। बात सुने, जो मैं बात करने लगा वो मेरा हक नहीं है, मेरा हक नहीं है। कोई पाकिस्तान में एक बंदा साबित कर दे कि जुवैद भट्ट सूद लेता या देता था, हम जुवैद भट्ट का कत्ल माफ कर देंगे। ये कहीं आप टीफी भट्ट के डर से तो नहीं कह रहे? और टीफी भट्ट साहब क्यों डरेंगे? टीफी भट्ट साहब कोई जालिम है? टीफी भट्ट साहब क्या है? ये गलत, टीफी भट्ट साहब के मतलब भी गलत सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भट्ट साहब किसका कब्जा किया है? सामने कोई कब्जा तो कभी कोई सामने नहीं है। नहीं आए जस्टिस साकिब निसार की अदालत में गए। कत्लों के मुकदमे हैं भाई, कत्लों के मुकदमे की दुश्मनी होती है, लोगों की दुश्मनी होती है। मेरी खुद दुश्मनी है। एक मिसाल है, बाजार में कारोबारी, क्या उन्होंने कत्ल करवाए? उन्होंने किन्होंने? कोई कत्ल कौन साबित कर सका? आज तक साबित हुआ है? नाज़रीन, बरी तो वो हो चुके हुए हैं उन मुकदमा। जो बहादुर नर होता है ना, वो टिकटॉकर, वो बदमाशी टिकटॉक पर आके नहीं करता, तो मकसद नहीं डालता, लोगों की फैमिलियों के मुतल्लिक बातें नहीं करता। बदमाश नर, बदमाश आप कहते हैं, हम नर कहते हैं।
बेबाक कहते हैं वो भाई आदमी। वो कहते हैं कि हमारे खानदान के 3 मेन बंदे ही वो मरवा दिए। बंदे मार गए तो बंदे उन्होंने मारे हैं, बंदे मारे बाबे नहीं फेने, बंदे मारे बाबे नहीं फेने जिनको ये पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं हमारे पास मुकदमात भी उन्होंने और करवाए हैं। मुकदमात होते हैं भाई, आप दुनिया में नहीं बसते, दुनिया में दुश्मनी चलती नहीं आ रही 14 साल से। ये जो ख्वाजा तरीफ गुलशन के ऊपर जो कत्लों के मुकदमे हैं ना, उनमें वो बरी हैं। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी भी जो ये रिसेंट बलाच टीपू का मुकदमा हुआ है उसमें भी वो मुल्जम है। लेकिन अब जो जवेद भट्ट का कत्ल हुआ है उसमें कैसर भट्ट मसब तो बाकायदा तौर के ऊपर, इंकशाफ के ऊपर, और मीर फतेह ये भी मुल्जमान है। अभी फैसला नहीं हुआ कि ये मुजरम है कि नहीं। नहीं आप ये बताएं मुझे, आप कह रहे हैं तीफी भट्ट के डर से आप कह रहे हैं, आप तीफी भट्ट साहब को कभी मिले हैं? मैंने तो कभी देखा भी नहीं। चलो आप मिल लें, कभी इत्तेफाक होगा, Second year बात में, सुने, शादी में देखा था आप एक मिल लें। जब आप मिलेंगे, अगर दोबारा मिलने की चाहत नहीं करेगा, वो सामने मेरी शॉप है, आपने आ जाना है, कहना तुम बहुत झूठे बंदे हो यार। और आप तीफी दिल से भट्ट कह साहब, रहे हैं। और तीफी हलफ- भट्ट साहब खुद बंदे को, मजदूर को बाहर छोड़ने आते हैं। वो हलफ दिया आपने। मैंने हलफ दिया जवेद भट्ट का सूद खाता होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, रोजे नजरबी। और टीफी भट्ट का तीफी भट्ट साहब का कारोबार है, वो कारोबार सूद नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं। ये भी बिल्डिंगें खरीदी उन्होंने, इधर खरीदी। किसी से पूछे, प्रॉपर्टी तो उनकी है मेरी बहुत। बात सुने, किसी से ये पूछ लें आप कि भट्ट साहब ने जब भी किसी को ये भी कहा खाली करो, बोला भाई 60-40 चल रहा है, जा 40 ले लो, जा 60 दे दो। अच्छा, ये बिजनेस है, इधर सब कारोबार है। ये तो शरीफ टाइयों वाले सफेद व्हाइट कॉलर जो वो ये करते हैं, व्हाइट कॉलर। आइए नाज़रीन कुछ और दोस्तों की जानिब चलते हैं और फिर मजीद पलट के वापस आते हैं। शेख साहब तो बड़े जज्बाती हो गए और मेरा भाई था, मेरे आज आपने फिर आंसू निकाल दिए। बंदा जाहिर है कि गमगीन हो जाता है। 79 का एक अरसा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अपना इसमें ग्रामी बताइएगा। जी, मेरा नाम मियां रिजवान है। मैं जवेद भट्ट साहब के बारे में क्या कहूँ, हज़ारों साल नरगस पे अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह, वो ऐसा दरवेश आदमी था, ये छोटे दुकानदार, ये ताजरों की जान थी, 5 वक्त का नमाजी था। ये रेडियो वाले खड़े हैं, कारपोरेशन वाले आते थे कि इनको हटाने, ये आगे खड़ा हो जाता था कि जी यार जी, ये ये इनका रेडियो वालों ने रोजगार हमें बताया, वो कहते हैं हम यतीम हो गए हैं। ये रोजगार यतीम हो गए। बल्कि ये बहुत सारे छोटे ताजर भी ये कहते हैं कि यार हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हम यतीम हो गए। इनकम टैक्स पेड थे, सेल टैक्स रजिस्टर्ड थे, और इसके अलावा ये क्या इसकी दलील हो सकती है, इनसे बेहतर ताजर मैंने नहीं देखा जितने ये शरीफ आदमी थे। अगर ये कोई नजायज़ काम करते होते, कोई सूद का कारोबार करते होते, आपने इनकी वर्कशॉप देखी है, इनको फिर क्या जरूरत है, ये ऐसे ऑफिस देखा है, ऐसे ऑफिस होते हैं। जाहिर है वो तो फिर ये निहायत शरीफ आदमी थे, इनकी फैमिली के साथ मेरा ताल्लुक है, इनके बच्चे बड़े शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे बच्चे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, और इनका कोई ऐसा सिलसिला, ऐसा कारोबार नहीं है। ये नाहक कत्ल हुआ है। इसका कसूर क्या था? कसूर बस ये शरीफ आदमी था, वो तो अकेला फिरता था, सुबह 7 बजे अकेले नाश्ता लेने चले जाता था। ख्वाजा तरीफ गुलशन के बेनोई थे, ये कसूर तो नहीं था। बस यही कसूर था उनका, क्योंकि वो तीफी साहब के बेनोई थे और उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई उनका साथ उनका कारोबार नहीं था। कभी ये कोई अपना आपने देखा कारोबार। हो कि किसी शख्स को उन्होंने पैसा दिया और फिर उसके बाद सूद के लिए डिमांड की हो? नहीं सर, नहीं। मैं इसमें कल कसबन आपको खा सकता हूँ, हलफ दे सकता हूँ कि इन्होंने तो ये सूद जो के YouTube नजदीक भी के नहीं ऊपर जाते ये कुछ साबका थे। ये इंस्पेक्टर- कुरान के रेफरेंस देते थे कि सूद का कारोबार करने वाला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, बगावत करते हैं। बगावत करते हैं। और ये तो सूद के तो बहुत ज्यादा खिलाफ थे, और ये बुक लवर थे। ये दीनी किताबें आप इनके ऑफिस में चले जाएं, ये अक्सर फारग औकात में ये मजहबी किताबें, दीनी किताबें पढ़ते बुक रहते लीडर थे। बुक। नाज़रीन कैसा अजीब इत्तेफाक है कि यहाँ पर जब मैं आया और मैंने सिर्फ ऊंची आवाज में ये कहा और हर एक ने अपनी दुकान खोल दी कि हमारे साथ बैठ के यहाँ पे बात करें। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात के ऊपर कि हम चंद रुपयों या चंद डॉलर्स के हसूल के लिए किसी भी शख्स की करैक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकते हैं। किसी पुलिस वाले से पूछ लें, किसी वकील से पूछ लें, किसी साहिब इल्म से पूछ लें, किसी ताजर से पूछ लें, किसी पुराने सहाफी से पूछ लें, वो जवेद भट्ट की तारीफें करता हुआ थकता नहीं। भाई एक शख्स दुश्मनदार है ख्वाजा तरीफ गुलशन या ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, उनका बहनोई होना वाकई कोई जुर्म है। तो आज मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो मैंने सर्वे किया है, मुझे पता चला है कि 50 साल रफाकत है तीफी भट्ट के साथ, दोस्ती की, गहरी दोस्ती की। वो एक बहनोई और एक कजन का रिश्ता भी है।
वो करीबी कजन भी हैं, फर्स्ट कजन्स भी हैं और दोस्त भी हैं। वो कौन सा खानदान है जो रिश्तेदारों के बगैर है? वो कौन सा शख्स है जो दोस्तों के बगैर है? ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? लेकिन हम मजीद जानेंगे। आपको कभी ऐसा, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका इसमें ग्रामी क्या है? इम्तियाज है इम्तियाज भाई, ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम, अब तो वो अल्लाह ताला की रहमत में है, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत करे। जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं और जो इस तरह की बातें कोई एक ट्रेंड चला के कर रहा है, आपकी नज़र में वो कैसे खूबसूरत इंसान थे? एक कारोबारी इंसान थे, उनका किसी से कोई ज़्यादा जाती मतलब कह लें कोई दुश्मनीदारी वाला काम नहीं था। ज्यादा या बिल्कुल नहीं था? नहीं था उनका, नहीं था। मतलब एक कारोबारी बंदा है, जैसे रूटीन में अपनी दुकान पे आया, कारोबार किया, बैठे चले गए, ये रूटीन वर्क था उनका। तो उनके लिए अगर ऐसा कोई भी बंदा होगा, वो आगे दुकान पे या अपने सरेआम आम जगहों पे तो होगा ही नहीं वो। आप इस बात को मेरे से बेहतर समझते हैं। नहीं बैठ सकता वो आम जगह। नहीं बैठ सकता। अब जिस तरह उन पे अटैक हुआ है, हाँ, वो अपनी अहलिया के साथ थे, फैमिली के साथ है हाँ अपनी, जी। उनकी बेटी और साथ अपने थी। बेटे की बेटी के साथ थे। मैं उनकी फैमिली साथ थी ना। तो जब कोई भी बंदा ऐसा को बगैर मतलब गार्ड्स के या इस तरह पाकिस्तान में तो नहीं घूम सकता। उनके पास तो वो अपनी पुरानी गाड़ी में उसी मैं में वही तो बता रहा हूँ, वो तो रूटीन वाला काम था ना, कि अपनी फैमिली के साथ रूटीन में जा रहे हैं। वो उनके इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है कि उनका कुछ दुनिया के साथ बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, कि दुनियावी चीजें या मादियत के साथ उनका, वो उनका इतना ज़्यादा चीज़ों का ध्यान ही नहीं था। वो जैसा बताया था ना, वो मतलब कम को इंसान थे, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले इंसान नहीं थे। वो कम को इंसान थे, अपने काम से काम रखते थे, ज़्यादा लोगों के मामला चीज़ों में इतना वो इंटरफेयर करते ही नहीं थे। एक शख्स मदाखलत ही नहीं करता किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर। उसके गुजर जाने के बाद आप उसकी फैमिली, आप उसके किरदार, आप उसकी ज़िंदगी की हुई मेहनत, आप उसकी ज़िंदगी के चाल चलन के ऊपर किस तरह उंगलियां उठा लेते हैं। हैफ है, तुफ है ऐसे लोगों के ऊपर। खुदा की कसम, मैं बसा औकात हैरान हो जाता हूँ। मैंने तीफी भट्ट साहब के खिलाफ प्रोग्राम किए, सारे जानते हैं। जहां उन पर पर्चा हुआ, मैंने बकायदा कहा कि आपने गलत किया अगर आपने ये किया। और लेकिन जवेद भट्ट, ओ खुदा का खौफ खाएं यार, वो अल्लाह ताला से डरे। आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पे गुजर गई। जवेद भट्ट साहब के साथ कैसा ताल्लुक था? पहली बात तो यह है कि मेरा वो क्लास फेलो था। अच्छा, क्लास फेलो, स्कूल फेलो थे। स्कूल फेलो। अच्छा, कहाँ तक उन्होंने एजुकेशन? रंगमहल मिशन हाई स्कूल में। रंगमहल मिशन हाई स्कूल। मेरे साथ वो पढ़ा हुआ है, पहली क्लास से हम पढ़ते थे और तलक मेरा आज से नहीं, पहली क्लास से था। अच्छा, फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास। और मैंने नहीं उसको देखा कभी उसने कोई मेरे से या किसी और से कोई गलत अल्फाज में बात की। सख्त अल्फाज बोलते ही नहीं था, बेसिकली बड़े आराम से प्यार से बात करता था हर किसी से। लहजा मब्बम था, बहुत मध्यम था। बचपन में और अभी कोई फर्क नहीं आया था उसमें। अच्छा, कोई फर्क नहीं, उसी तरह ही चल रहा था लाइफ। खुदा तरस आदमी था। बिल्कुल खुदा तरस था ना। तो ये देखे सामने जितने मजदूर काम करते हैं सारी की फेवर करता था, हर मामलात में उसकी फेवर करता था। जैसे मियाँ साहब ने, रिजवान साहब ने बोला कि कारपोरेशन वाले आए हैं तब भी वो खड़े हो जाते थे, बिल्कुल खड़ा होता। रिज़्क़ के लिए लोगों को कहता है यहाँ पे लगा लो यार आप पट्टा, यहाँ पे काम कर लो, यहाँ पे काम कर लो, उसमें वो बात ही नहीं। अब लोगों को यहाँ पे बताएं, लोगों को यहाँ पे बताएं कि 1 फुट की यहाँ पे कीमत क्या है जगह? बहुत कीमत जगह है। मैं कहता हूँ उसने अपनी शॉप के आगे बंदा कह दिया बैठो यार यहाँ पे काम करो, उसने सोचा ही नहीं, कोई किराया नहीं लिया, कुछ नहीं लिया उसने, कभी नहीं ऐसी बात। नाज़रीन, यहाँ पे जब मैंने सर्वे किया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ पठान है यहाँ पर, वो काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब हम रात को सामान यहाँ पे रख लिया करें, तो हम आपको सिर्फ रात को, सुबह आपकी दुकान खुलने से पहले सामान उठा लिया करेंगे। और सामान यही लोहा वगैरह था सब कुछ। तो हम रोजाना का आपको 2000 रुपया दे देंगे, सिर्फ बाहर फुटपाथ पे। उन्होंने कहा नहीं यार, बस मेरी दुकान खुलने से पहले उठा लेना, मैंने कोई पैसा नहीं लेना। इसी तरीके से एक चाय वाले से मेरी बात हुई, उसकी बातें सुनकर तो मैं आप दीदा हूँ। मुझे यहाँ पर हद तो ये कि रेडी बानों ने ये कहा कि आज हम बिल्कुल लवारस हैं, यतीम हैं, अब हमें यहाँ से कब कॉरपोरेशन वाले उठा लेंगे इसका कोई पता नहीं। उनके सारे चलान, उनके सारे नुकसान, हर चीज का भुगतान जवेद भट्ट भुगता करता था। किसी भी शख्स के ऊपर सूद जैसा कड़ा इल्जाम, उसके किरदार के ऊपर कि वो किसी का आलाकार है, ये किस तरह हो सकता है? तीफी भट्ट को जरूरत है किसी को आलाकार बनाने की?
जितना अल्लाह ने उस बंदे को नवाज दिया है, जितना पैसा उसके पास है, जितनी शोहरत वो कमा चुका है। मैं सेकंड ईयर में था और एक शादी में मैंने उनको देखा था और उस वक्त लोग तस्वीरें बनवाने के लिए पागल हुए पड़े थे कि यार हमारी तीफी बट के साथ कोई तस्वीर आ जाए। और मैंने जब देखा, उनको मिला, तो मैं हैरान हो गया कि यार इसे लोग डॉन कहते हैं। ये तो बड़ा सादा तबाह इंसान है। बाहर तो हर इंसान का एक अपना किरदार है। नाज़रीन, आज मैं आपको ये भी बात बताता चला जाऊं कि जावेद भट्ट साहब के वालिद ग्रामी जब शनाख्ती कार्ड नहीं थे बने होते, तब उनका पासपोर्ट बना हुआ था, सिर्फ एनटीएम नहीं था, वो सेल टैक्स पेयर थे। उस वक्त 10,000 रुपया वो सेल टैक्स भरा करते थे। 10,000 रुपया उस वक्त, 10,000 आज का 10 करोड़ है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तब एक कानून राइज था कि जो 8,000 साल का टैक्स भरेगा वो लोगों के फार्म टेस्ट करने की अहलियत रखेगा। और वो लोगों के फार्म टेस्ट किया करते थे। जिसका बाप धनी हो, दौलत से माला माल हो, उसे किसी कब्जा ग्रुप या किसी भी ऐसे शख्स का आलाकार बनने की जरूरत क्या है। और तीफी भट्ट ने जिंदगी में कौन से कब्जे किए हैं, कौन से नहीं, आज तक साबित तो नहीं हुए। क्या कहेंगे आपको, ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। इनके वालिद के अकबरी मंडी में 17 मकान थे। एक उनकी हवेली भी थी, हवेली भी थी, वो तो उसमें तो रिहाइश थी। वैसे उन्होंने 20 मरले की उस वक्त हवेली थी, बिल्कुल, पुरानी, बिल्कुल, कदीमी, बिल्कुल, ऐसे ही है। जो आज भी 10 मरले उनकी मलकियत है। उस वक्त ये मैंने सारी रिसर्च की, मैंने टैक्स के कागजात निकलवाए और लाइसेंस हर चीज के। इसमें कोई शक नहीं है, वो इनका बाप दादा बिजनेसमैन था। वो अकबरी मंडी के बड़े मशहूर ताजर थे, हाजी अमीन साहब। बल्कि हमजा के तो परदादा भी बिजनेसमैन। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दुनिया सब जानती है। अब उनको एक मखसूस लाइन पे मुंसलिक करना, ये बहुत सरासर ज्यादती है, जुल्म है ना, जुल्म है, ये किसी बहुतान है। ये सोच लें, अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो रोज़े में से उसका देना आपको पड़ेगा। आप जावेद भट्ट को सूदखोर कह रहे हैं। जावेद भट्ट के वालिद के पास उस वक्त इम्पोर्ट था जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में 10 बंदों के पास नहीं होगा। उस वक्त मैं कह रहा हूँ इम्पोर्ट संस्था, हम डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जो सूदखोर कहता है सामने आए, जावेद भट्ट मेरे सामने आए, जावेद भट्ट साहब का, मैं उसको बोलूं मेरे सामने सच बताइएगा। हाँ जी, जावेद भट्ट साहब की कोई पर्सनल ग्रज या कोई पर्सनल दुश्मनी ट्रकों वाली फैमिली के साथ थी? यार ट्रकों वालों किसी के साथ नहीं थी, ट्रकों वालों के साथ कुछ नहीं किया, किसी आम आदमी के साथ नहीं थी। वो तो मजाक, जो जैसे नासिक भाई ने बोला है, ये मजाक भी उनको अच्छी तरह नहीं करना आता था। ये कुछ दुकानदारों कोई ने, झूठी हमें कुछ कसम नहीं दुकानदारों है। ने मैं कहता बताया, पहले मजाक करना तो सीख ले। तुम्हें तो ये भी नहीं करना, छुरी नहीं पकड़नी आती, ये सेब काटने वाली, ऐसे ऐसे करता था वो। चाकू मारूंगा, चाकू मारूंगा, ड्रामे में नहीं कहता था वो। हाँ। वो जावेद भट्ट का यार क्या तुमने डरला दिया आज मुझे, क्या कर दिया आपने मुझे। फिर याद बोल तो मैं उसे सकता नहीं, ये सुन ले मेरी बात। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं आला हकाम से दरखास्त करता हूं, असल मुलजमों को पकड़ें। जो मुलजम, जिन्हें शूटर तो होता है, किराए का कातिल, लेकिन पीछे जिसने हायर किया उसको भी पकड़ें, सामने लाएं। हम आपसे इंसाफ की तवक्को करते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे। हम पुलिस से बिल्कुल मतलब कि गैर मुतमिन नहीं है, मुतमिन है। पुलिस अपनी कार्रवाई, रिक्वेस्ट है, जरा मेहरबानी फरमा के अच्छे तरीके से करें। जैन भाई आप क्या कहेंगे? सर, मैं जावेद भट्ट साहब को तकरीबन 12-13 साल से मेरा वास्ता रहा है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत नफीस इंसान मैंने पाया उनको। मैं उनका बैकग्राउंड तो इतना ज़्यादा नहीं जानता, मैं इधर ही रहता हुआ उनको देखा है। जब भी मुलाकात होती थी बड़े खूबसूरत तरीके से बात करते थे, बड़ी नफासत होती थी बात में उनकी। दूसरा, वो दुआओं के साथ बात करते थे, हमें बच्चों के साथ दुआएं देते थे, अल्लाह आपको खुश रखे, यहाँ तक बोल के जाते थे। जब भी मुलाकात होती हंस के मुस्कुरा के जवाब दे के जाते थे। मैंने आज तक उनको ऐसा पाया नहीं। अगर लोगों की बात अपनी जगह, मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं है, मगर मैं पर्सनली उनको इतना जितना जानता हूँ मैं इतना आपको बता सकता हूँ। इन्होंने दुकान भी उनसे खरीदी थी। दुकान कोई उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज? नहीं सर, नहीं। उन्होंने तो कोई आपको घेरा हो उन्होंने? सर, बड़ा रिलीफ दिया था मुझे। बोला कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से एंजॉय करो, फिर मुझे आप अपनी आसानियाँ पैदा करो। उन्होंने बड़ी आसानियाँ मुझे पैदा करके दी। एक एक कदम के ऊपर ना जावेद भट्ट के लिए यहाँ पर दुआएं हैं। इस पूरे बाजार में अगर घूमे ना, एक दिन जाइए आपको ब्रांतस रोड घूमने के लिए, इतना बड़ा है। एक एक कदम के ऊपर उस शख्स के लिए दुआएं हैं और काफिले गुजर जाते हैं यार।
काफले गुजर जाते हैं, नहीं रुकते। अल्लाह ताला ने जिसको अपनी रहमत में बुला लिया वो कितना उसको मकबूल होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक दुकानदार से मेरी बात हुई और उसने मुझे हैरान कर दिया। कहते कई लोग ऐसे हैं, ये तीफी बट के बहनों ही हैं जिनको आप डॉन बना के बैठे हुए हैं। वो डॉन नहीं है, वो एक तिजारती आदमी है। वो कहते हैं कि कई बंदे उनके पैसे जवेद भट्ट साहब के खा गए, उन्होंने वापस ही नहीं लिए, वापस ही नहीं लिए। हमने पूछा कि आप इससे पैसे क्यों नहीं वापस लेते? वो कहते यार इसकी सकत ही नहीं है देने की। ये सामने रेडी वाले हैं, ये इनसे पूछिए। आपकी रेडी है सामने मेरी, आगे भी देखेंगे। मेरा नाम असद है। अच्छा जी। और मेरा इनके साथ ताल्लुक 35 साल का है। और ये मुझे मेरे माफ जब डेथ कर गए थे ना, फोत हो गए थे, तो उन्होंने कहा था यतीम नहीं है तू, मैं हूँ। मगर मैं अब कहता हूँ मैं अब यतीम हूँ, क्योंकि उस बंदे ने, भाईजान ने इतना प्यार करते थे कि यार जाते थे सामान लेने और चलिए चलिए बैठ चलिए। इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने ऐसे किया कि यार सब लोगों को बुलाया, यार सब चले जाओ। ये 2 बंदे, असद और एक बंदा और था। उन्होंने कहा ये सारी जिंदगी मेरे पास आए क्योंकि ये बेलहोश है। मैं जवेद भट्ट साहब को इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे बाप के बेटे बने हुए थे। अल्लाह और हमारे पास ऐसे आते थे, आके खड़े हो, दसो काम की हाल है, तुम कोई तंग तो नहीं करता, तुम पुलिस वाले तंग करते मैं दसो, कमेटी वाले तंग करते दसो, लोग कहते सूद खो और शक्ल। मैं भाई उन्होंने मेरी जान भी उन्होंने कुर्बान है। मैं हुण भी अल्लाह लानिया कहना लोग कहते ने कि सूद खोरी नहीं और बकायदा सूद दे एवज खानदान दे फर्द भी लिखवा लेंदे सर। नहीं भाई गलत गल है। जेड़ा कहंदा ना मेरे सामने लै गया हो, मैं ना डर बंदा, मैनू सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह रसूल दा खौफ है। मैं किसी भलवान को नहीं डरदा, क्योंकि मौत एक दफा आनी है। हाँ जी, बार-बार नहीं आनी, एक दफा ही आनी है। मैनू उन्हां नाल तलक दे 35 साल मेरे गुजरे ने बचपन दे। मैं एमए इकोनॉमिक्स है, मैं अपने एमए इकोनॉमिक्स करने तो बाद अपने बाबा नाल काम करना ते त्यारे चल पता। मगर साडा तलक टीवी भाई नाल भी आंदे कि बच्चे वांगर प्यार करे, पुत्तरां वांगर प्यार करे। मेरे बाप नूं अपना प्यो कहंदे सी कि यार तू मेरा चाचा नहीं, मेरा प्यो में। मगर की तुसी ऐसी दी गल कहनी कि यार सूद खोर गलत प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर तो इतने रिक्कत अमेज मनाजर हैं कि यहाँ पर हर शख्स आबदीदा है। इमरान भाई क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 साल पहले अपने दुकान पे जब काम पहली दफ़ा आया था, तो मुझे उन्होंने कारोबारी तरीके, वे ऑफ बिजनेस उन्होंने सिखाया। अच्छा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, कस्टमर से डीलिंग और A to Z हर चीज़ उन्होंने बताई। और मेरी नज़र में वो एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे साथ साथ। कामयाबियां समेटने वाला हमेशा ही लुकमा अजल बन जाया करता है। नाज़रीन, कई लोग तो आजकल एक नया हैशटैग भी चला रहे हैं कि जनाब इन दोनों खानदानों की सुलह करानी चाहिए। कोई शख्स कहता है मैं करा सकता हूँ, कोई शख्स कहता है मैं करा सकता हूँ। और यारा मामे मत बने, अल्लाह ताला का नाम है। जिसका बाप मर गया उससे जाके पूछे उसके कलेजे के ऊपर क्या गुजर रही है। वो एक दफा मुलजमान को तो पकड़ने दें। मुलजमान कानून के गिरफ्त में आए। फिर इस सूबे के जो करते धरते हैं वजीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज है, वो बैठे, वो फैसला करें कि इन खानदानों की किस तरह सुलह करानी है। बिजनेस टाइकून है ये दोनों खानदान, खुद से फैसले मत करें। ये यूट्यूब की दुनिया इससे भी जिद्दत अख्तियार कर जाएगी, कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आ जाएगा। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला का वास्ता है। जवेद भट्ट को इंसाफ दो, जवेद भट्ट को इंसाफ दो, जवेद भट्ट को इंसाफ दो। इसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दो। नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम को इस बात के ऊपर वाइंड अप करूंगा कि पहले कानून का शिकंजा सख्त होना चाहिए, सजाएं जजाएं तजवीज होनी चाहिए, उसके बाद घर वालों को बैठना चाहिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई खास फैसला लेना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जवेद भट्ट एक शाद आबाद और तबिंदा और आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में, और ये जिंदा रहेगा। अल्लाह हाफिज़।